नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमित सिंह। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो खबरें हम आपको इस शो में दिखाएंगे जो दिन भर हलचल में रहने वाली है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी? खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD। आज की सारी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो आइए रुक करते हैं, हमारे पहले रिपोर्टर का अनुज जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, आज आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो सेंसेक्स पे पूरे दिन छाई रहेगी? जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि ड्रग्स क्रूज मामले में लगातार समीर वानखेड़े और एनसीबी की कार्रवाई पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से ये बात कही गई कि एनसीबी के जो डीजीजी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि समीर वानखेड़े आज जो है वो दिल्ली आ सकते हैं, चूंकि उनका यूपीएससी में एक बैठक है, इस संबंधित उनको दिल्ली आना है। ऐसे में ये देखना होगा कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो क्या वो एनसीबी के जो डीजी हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं और इस मामले में अपना पक्ष रखते हैं। जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि कल पूरे मामले में जब नया मोड़ आया और खुद इनके जो एक विटनेस थे प्रभाकर, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। खासतौर पे ये आरोप जो है वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी पूरी कार्रवाई पे लगाई गई। ये आरोप लगाया गया कि उगाही की मांग की जा रही थी और जिस तरीके से गोसावी का ये बॉडीगार्ड था और इसने पूरा आरोप लगाया। ऐसे में ये पूरा मामला जो है एक नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हालांकि अगर इस पूरे मामले में एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं विटनेस को जो है वो प्रभावित किया गया है। विटनेस को कहीं ना कहीं ये पूरे बातें जो है मैनिपुलेट करने के लिए कहा गया है। इस बाबत बाकायदा समीर वानखेड़े ने जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उनको बाकायदा एक लेटर भी लिखा और उनका ये साफ तौर पे यही कहना है कि उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी जांच जो है वो चल रही है। ऐसे में इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है वो एक दूसरा मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो है आज जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि समीर वानखेड़े जो है वो उनको दिल्ली आना है, चूंकि उनका यूपीएससी में एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब वो दिल्ली आते हैं तो क्या यहाँ पे एनसीबी के जो अधिकारी हैं, जो डीजी है, उनसे मुलाकात करते हैं या नहीं। बिल्कुल, इस पूरे ड्रग्स केस में देखिए गवाह का 18 करोड़ की डील का दावा है, वहीं एनसीबी कल ही इस बात से साफ इनकार कर चुके हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मुंबई में मौजूद हैं। आज दिल्ली में होंगे समीर वानखेड़े, ये जानकारी हमारे सहयोगी अनुज हम तक पहुंचा रहे हैं। चिट्ठी कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को लिखी गई थी समीर वानखेड़े की तरफ से, पुलिस का क्या कोई इस पर रिप्लाई आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, ऐसे में समीर वानखेड़े के जहां तक अगर मंशा की बात की जाए तो उनकी मंशा ये रही होगी कि वो लेटर लिख के ये बात साबित कर दे कि चूंकि मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, ऐसे में जो विटनेस है उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये लेटर लिखा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी, चूंकि ये बात सामने आ रही कि एनसीबी जो है पूरे मामले की इंटरनल इंक्वायरी करेगी और बाकायदा जो डीजीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनके मातहत ये इंक्वायरी की जाएगी। तो ऐसे में अगर एनसीबी इंक्वायरी करती है तो क्या समीर वानखेड़े को सम्मन किया जाएगा, समीर वानखेड़े से पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जो अहम कड़ी है वो समीर वानखेड़े ही हैं। उनके नेतृत्व में ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आ रही थी कि 15 दिन पहले से टिप ऑफ था, लगातार समीर वानखेड़े की टीम इस पूरे मामले में काम कर रही थी, लेकिन जो ये खुलासा हुआ वो अपने आप में इस पूरे मामले को बिल्कुल आज पूरे दिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, तो आपके पास दोबारा लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए रुक करते हैं अरुणिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुणिल, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? अभी अनुज उस स्टोरी के बारे में बात तो कर रहे थे जहां पे जो एक विटनेस है एनसीबी के केस में, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है समीर वानखेड़े और उनकी टीम पे। अभी दूसरी खबर कौन सी देखने वाली रहेगी वो है, अभी मैं जो है ना अनन्या पांडे के घर के बाहर ही हूँ। अनन्या पांडे लगभग 11 बजे यहाँ से एनसीबी ऑफिस के ओर रुक करने की पूरी संभावना है। ये तीसरा समन उनको भेजा गया है। अभी इसका बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, इसका बड़ा महत्व ये है कि एक दिन पहले कल ही बेल हियरिंग होने वाली है, बेल की सुनवाई होने वाली है बॉम्बे हाईकोर्ट
ग्रुप में आर्यन खान की। तो एनसीबी को एक बड़े सबूत चाहिए, वो खाली व्हाट्सएप चैट्स पे डिपेंड नहीं कर पाएगी, बिकॉज बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के टाइम के केस पे भी एनसीबी को बहुत ही फटकारा था, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तभी डिपेंड की थी। तो अभी जो नाम व्हाट्सएप चैट्स में उभर के आए हैं उनमें से एक नाम अनन्या पांडे भी है। इनसे ये तीसरी बार पूछताछ होने वाली है और डिटेल्स लेने की पूरी संभावना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी हमें समझ में आ रहा है कि इनका अनन्या पांडे का अरेस्ट इतना लाइकली नहीं है, उनको अरेस्ट करने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, और अनन्या पांडे इस मामले में देखिए आरोपी नहीं है, चूंकि व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं आर्यन खान के साथ। आर्यन खान ने कुछ ड्रग्स के इंतजाम की बात कही थी, अनन्या ने रिप्लाई किया था कि मैं अरेंज कर दूंगी। उसके बाद जब एनसीबी से जुड़ा सवाल पूछती है अनन्या पांडे से, तो अनन्या पांडे कहती है मैंने वो मजाक किया था। अरुणिल, आप नजर रखिए इस खबर पर, अपडेट के लिए वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ इस समय घाटी से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ईशान वानी। ईशान, आज क्या बड़ी खबर है? देखिए, अमित शाह का तीसरा दिन है जम्मू कश्मीर में। कल वो जम्मू से लौटे हैं और आज कश्मीर घाटी में फिर से वापस आ चुके हैं, जहां पर वो अभी जो खीर भवानी का टेंपल है गांदरबल में, वहां पे जा चुके हैं। और वहां पर वो जाने के बाद श्रीनगर वापस रुख करेंगे, जहां पे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जिनमें सरपंचेस पंचेस हैं, क्योंकि अभी जो हालिया रोज में जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक हुआ है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो उसके बाद उन पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, उनसे सुनेंगे भी कि क्या दिक्कतें आ रही है उनको डेली रूटीन में, क्योंकि पहली बार सरकार ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लागू करने का दावा किया था और डेवलपमेंट घर घर पहुंचाने का दावा किया था। तो उनसे जरूर जानेंगे कि क्या स्थिति है उनके एरियाज की, और उसके बाद जो है काफी सारे डेलीगेशन से मिलेंगे। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हंदवारा में एक मेडिकल कॉलेज है, वैसे ही कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वो आज फाउंडेशन रखेंगे और काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट भी करेंगे। इसके बाद वो जो है पुलवामा जाएंगे, जहां पर लेथपोरा, जहां पर पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उसके करीब पास ही में एक मेमोरियल बनाया गया था सीआरपीएफ की तरफ से उनके कैंप में। वहां पर जाकर वो आज श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो है श्रीनगर वापस लौटेंगे और फिर श्रीनगर से वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो उनके लिए 3 दिन का दौरा आज खत्म होगा, लेकिन कड़ी नजर उस पर रहेगी कि क्या क्या होता है आज दिन भर, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, लेथपोरा सीआरपीएफ और सीआरपीएफ जवान से मिलना भी उनके लिस्ट में आज शामिल है। बेहद अहम दौरा है, क्योंकि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में रहे बीते कुछ वक्त से, अमित शाह का ये दौरा बेहद जरूरी था और सही वक्त पर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका, आपके पास दोबारा लौटेंगे तमाम अपडेट के लिए। रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग श्रृंजॉय, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है। इसका माने चीफ साहब, वाइस चीफ साहब और जितने कमांडर्स हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ट्रेनिंग, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, सब आने वाले हैं। और 2-3 चीज एजेंडा में रहेगा। एक है तो एमओ का सिचुएशन, द मिलिट्री ऑपरेशन सिचुएशन, ये लद्दाख के सिचुएशन क्या है, और ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से बातचीत करेंगे। एमओ से आपका जो डीजीएमओ साहब है वो भी बताएंगे। पाकिस्तान के एलओसी में क्या सिचुएशन है इसके बारे बातचीत होगा। सेकंड बात होगा ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के बारे, प्रोक्योरमेंट के बारे, क्या हथियार है, क्या हथियार आने वाले हैं, ये सब लेके बात होगा, क्योंकि फुल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। थर्ड बात होगा ट्रेनिंग के बारे, ट्रेनिंग के बारे भी बहुत बात होता है, नई कुछ कर रहे हैं आर्मी, इसके बारे बात होगा। फोर्थ बात जो है, मेन बात है, ये है प्रमोशन के बारे। बहुत सारे ऑफिसर है, पिरामिड बहुत स्टीप है, सब जनरल साहब, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ, चीफ बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कौन जनरल बनेंगे, कौन मेजर जनरल बनेंगे, कौन ब्रिगेडियर बनेंगे, कौन लेफ्टिनेंट जनरल बने। ये सब डिसीजन बेसिकली द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आर्मी आज डिसाइड होगा। ठीक है श्रृंजॉय जी, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। हम लौटेंगे आपके पास वापस। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर लगातार 15 दिन से एनकाउंटर जारी है। इसमें क्या अपडेट है, क्या बड़ी खबर है आज प्रदीप? कुछ देर पहले फिर से एक बार एनकाउंटर शुरू हो चुका है आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में। आपने बिल्कुल सही कहा, 15 दिन से बटा दुनिया का ये फॉरेस्ट बेल्ट है जहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए हैं।
कल भी हमने देखा जब एक आतंकवादी को वहां एक ठिकाने की तरफ ले जा रहे थे तो जो अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे तो उन्होंने फायरिंग करके उसे मार गिराया और उसमें 3 सुरक्षा बल के जवान भी इंजर्ड हो गए। और इस समय भी थोड़ी देर पहले फायरिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे वो उस ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं सुरक्षा बल जहां पे आतंकवादी छुपे। परेशानी का सबब यह है, एक तो ये घना जंगल है, दूसरी परेशानी यह है कि टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है, तीसरी परेशानी यह है कि उन्होंने वहां पर ठिकाने बनाए हो क्योंकि पिछले 3 महीने से इस जंगल में ये आतंकवादी रह रहे थे, क्योंकि ये लश्कर के आतंकवादी बताया जाता है और ये सैफुल्लाह नाम का एक टेररिस्ट है जो उनका कमांडर पाकिस्तान में है और वहां से उसे हिदायत दी जा रही है कि कैसे उनको छुपना है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है। पूरी जो उनको इंस्ट्रक्शंस है वो पाकिस्तान से आ रही है। और जो कल आतंकवादी मारा गया जिया मुस्तफा, वो हिंदुस्तान की जेल में था, कोट बलवाल जेल में, जो कोऑर्डिनेट कर रहा था ऑपरेशन। अभी इंक्वायरी इसमें हो रही है कि किस तरीके से उसे मोबाइल फोन मिला था जेल के अंदर और वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था। हालांकि जिया मुस्तफा तो मारा जा चुका है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन पूरी गैदर की जाएगी और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा उन जेल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जिन्होंने ये मोबाइल फोन उन्हें प्रोवाइड किया था। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन की बात करें तो इस समय एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और पूरी कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑलरेडी यहाँ हैं। कल उन्होंने बॉर्डर का दौरा किया और बॉर्डर के दौरे के टाइम भी उन्होंने यही हिदायत दी कि किस तरीके से हमें इन आतंकवादियों का सफाया करना होगा। जो भी देशद्रोही एलिमेंट यहाँ पे है उनका सफाया करना है ताकि अमन और चैन की सांस ले सके लोग। और सिर्फ देशभक्तों को साथ पूरा देश खड़ा है। जैसे कि हमने देखा कि 2 दिन पहले परवेज डार जो शहीद हुए थे हमारे पुलिसकर्मी, उनके घर पे गए थे, उनके परिवार वालों से मिले थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और साथ में ये पैगाम दे दिया था कि देशद्रोही के साथ देश नहीं है बल्कि देशभक्त के साथ। प्रदीप, आप जिन इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं अपना बहुत खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप भी बहुत खतरे में हैं। और साथ ही साथ आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, इनकाउंटर लगातार जारी है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखिए। चलिए रुक करते हैं गुरप्रीत चिन्ना का। गुरप्रीत, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है बताने के लिए? देखिए, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग एरिया को एक्सटेंड किया है, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया है, तो पंजाब में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। और उस भूचाल में हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऑपोजिशन पार्टीज है और कांग्रेस पार्टी है वो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मूव है। और इस बात को लेके आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसका समय 12 बजे है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के लीडर भी वहां पे शामिल होंगे। लेकिन इसी बात को लेके बीजेपी भी उन पे अटैक कर रही है। बीजेपी इस ऑल पार्टी मीटिंग का बायकॉट कर रही है और बीजेपी का ये कहना है कि ये अकेला पंजाब में डिसीजन नहीं लिया गया, ये आने वाले टाइम में जैसे पिछले काफी टाइम में देखा है, ड्रोन मूवमेंट देखी है, ह्यूज कंसाइनमेंट है जो ड्रग्स की वो आ रही है और उस बात को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बात को चिंतित है। इसीलिए बीएसएफ का जो एरिया बढ़ाया गया है, लेकिन ये अकेला पंजाब में नहीं किया गया है बल्कि और भी प्रदेशों में किया गया है। इस बात को लेके बीजेपी ये ऑल पार्टी मीटिंग की बॉयकॉट करता है। अब देखना यह है कि ये ऑल पार्टी मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या सेंटर को कोई विज्ञापन दिया जाता है, मेमोरेंडम दिया जाता है, जहां किस तरह अगली रणनीति बनेगी। आज सबसे बड़ी यही खबर है जो पंजाब में है, जिसको लेके बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 10-15 दिन केंद्र के इस फैसले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है पंजाब में। सभी पार्टियों के नेता जुड़ेंगे, चन्नी नेतृत्व करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी इस मीटिंग से क्या निकलता है। आप नजर रखिएगा, हम वापस लौटेंगे। गुरप्रीत, जेपी त्रिपाठी रायपुर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां से आज क्या खबर है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ढाई साल को लेकर सियासत लगातार गर्मा गई है। जहां एक और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वहीं पीएस सिंहदेव दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर से जो तस्वीरें आई वो साफ दिखाती है कि ढाई साल की सियासत को लेकर अब पार्टी में गुटबाजी भी चरम सीमा पर है। क्योंकि मंच पर कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान जो है जो जिलाध्यक्ष थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे जसपुर, वो अपनी बात रख रहे थे कि कार्यकर्ता लगातार उपेक्षित हैं और जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल को मौका मिलेगा और उसके 2.5 साल बाद जो है टीएस सिंहदेव को मौका मिलेगा, तो उन्हें उम्मीद है कि जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत किया है उन्हें जो है उस तरह से फल मिलना चाहिए पार्टी में। लेकिन
जैसे ही वो अपनी बात कह रहे थे तभी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष थे वो आकर जो है उनसे झगड़ा करने लगे और अचानक धक्का मुक्की होने लगी और धक्का मुक्की इस हद तक हो गई कि मंच पर खुलेआम जो है 10-10 लाख वो से चले। और कहीं न कहीं ये पूरा जो वीडियो है वो वीडियो पार्टी की जो गांधीवादी की बात करते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है निष्ठा से काम करते हैं, पार्टी के जो है गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन जिस तरह से मंच से जो तस्वीरें आई है कहीं ना कहीं वो शर्मसार करने वाली है। और अब इस पूरे मामले के बाद जो है जो पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पवन अग्रवाल, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब पार्टी का कोई जनाधार नहीं था तो हमने 3-3 सीटें जितवाई, पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो है झंडे उठवाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेहनत की उस मेहनत के ये नतीजा है कि आज मंच पर हमें लात घूंटे खाने पड़ रहे हैं। तो अपनी बात वो जो है प्रदेश अध्यक्ष से रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें आ रही है कि अब जो है सब्र टूट चुका है, क्योंकि जो टीएस सिंह जो के गुट के लोग हैं वो अब खुलकर मंच पर अपनी बात रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब जो है समय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत में बात चल रही थी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सियासत में कि अब 2.5 साल हो चुके हैं, अब ये गुटबाजी जो है खुलकर बिल्कुल, चूंकि लगातार दिल्ली तक दौरे लग रहे हैं, कभी सिंहदेव आते हैं दिल्ली, कभी बघेल दिल्ली आते हैं। जेपी त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रुक करते हैं आदर्श का, जो कि लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े। आदर्श, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है? पीएम मोदी तो यूपी में है ही। बिल्कुल, पीएम मोदी आज यूपी में है और देश का सबसे बड़ा राज्य है और खासतौर पर चुनावी राज्य है। ऐसे में कई सौगात जो हैं वो भी दी जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, बल्कि वाराणसी में तकरीबन 5200 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज देश की एक अहम जो स्कीम है वो भी लॉन्च होने वाली है, जिसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का नाम दिया गया है, जिसके तहत तकरीबन 17,000 से ज़्यादा ऐसे शहरी और ग्रामीण केंद्र होंगे जिनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके जो ढांचे हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाएगा। और ये जो पूरी योजना है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आएगी और इसके तहत कोशिश ये है कि जो भी क्रिटिकल केयर जिलों में जो ज़रूरत होती है, क्रिटिकल केयर सिचुएशन होती है, तो ऐसे में उनको कैसे मदद की जाए, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो मूलभूत संरचना है वो कमज़ोर है, उसे कैसे मजबूत किया जाए। इसको लेकर देश के 10 राज्य चिन्हित किए गए हैं और उन 10 राज्यों के तकरीबन 17,000 से ज़्यादा ऐसे स्वास्थ्य केंद्र और छोटे अस्पताल हैं जहां पर ये क्रिटिकल केयर यूनिट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही साथ एक मरीज दूसरी जगह पर पहुंचे कैसे, क्या क्या सुविधाएं और बेहतर हो सकती हैं और मॉडर्नाइज कैसे किया जा सकता है चीज़ों को, इन सभी चीज़ों पर आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हो रही है। और माना जा रहा है कि देश की अगर 10 सबसे बड़ी योजनाओं को गिना जाएगा तो उस 10 बड़ी योजना में एक नाम इस योजना का भी होगा। राजनीतिक दौरा है प्रधानमंत्री का। देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हमने पहले भी देखा रहा है आदर्श, और विपक्षी पार्टी के नेताओं का यही बोलना है कि चुनावों के एकदम नजदीक एक के बाद एक शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण ये सब करने सरकार ने शुरू कर दी हैं। बेशक वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हो या फिर वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंच रहे हो। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे पर आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। साकेत हमारे साथ इस समय पटना से मौजूद हैं। साकेत, आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से क्या अहम खबर है? साकेत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? साकेत तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनाव होने हैं अगले साल के शुरुआत में ही, और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपके पास क्या खबर है आज? ज्योत्सना, देखिए, आज के सेंसेक्स में दिल्ली कांग्रेस की तरफ से खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली कांग्रेस आज से अपना पोल खोल योजना जो है वो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस का जो टारगेट होगा वो बीजेपी द्वारा चलाई जा रही नगर निगम और आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की सरकार, दोनों के खोखले वादे और अब तक जिन वादों को उन्होंने किया है और जिन वादों को पूरा नहीं किया, जिस तरह से विफल
सरकार चल रही है दिल्ली में, सरकार आम आदमी पार्टी सरकार की, और जिस तरह से नगर निगम अपना काम कर रहा है, चाहे हम वो बारिश की बात करें, बारिश में जिस तरह से हर जगह जल जमाव की समस्या लोगों को देखने को मिली है, प्रदूषण की जो बात कही जा रही है उस पर जो वादे हैं आम आदमी पार्टी के, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस आज से इस अभियान की शुरुआत करेगी। इसको हर कंस्टिट्यूएंसी में किया जाएगा। दिल्ली के 70 विधानसभा में 700 किलोमीटर के इस अभियान जो है, पोल खोल जो यात्रा करेगी कांग्रेस, ये 700 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि तमाम वार्ड जो है 272 वार्ड। चलिए रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, यूपी में हालात बेहद खराब है, दिल्ली में कुछ शायद हो जाए। चलिए रुक करते हैं साकेत का। साकेत, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन छाई रहेगी, सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए, बिहार से जो सबसे बड़ी खबर है वो बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों को लेकर पूरी ताकत बिहार की पार्टियों ने झोंक रखी है। चाहे वो आरजेडी के तरफ से हो, कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट दिया है दोनों सीटों पर। जेडीयू के लिए नाक का सवाल है क्योंकि उनकी सिटिंग सीट है ये, दोनों सीट से जेडीयू के ही विधायक जीत कर आए थे, जिनके देहांत के बाद ये दोनों सीट खाली हुई है। तो ये नाक का सवाल है। और खास करके आप देखिए कि आरजेडी में जिस तरह से लालू यादव कल पटना पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये 2 सीट जो है यहाँ पर लालू खुद प्रचार की कमान संभालेंगे, वो भी इन क्षेत्रों में जाएंगे और प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तरफ से कन्हैया कुमार पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद हार्दिक पटेल हैं, उसके बाद जिग्नेश मेवानी, ये तमाम जो युवा चेहरे जो हाल में कन्हैया कांग्रेस में आए और माना जा रहा था कि बिहार के लिए कन्हैया तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, तो उसकी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और ये तमाम जो कसरत है वो इस वजह से है कि बिहार में जो सरकार और विपक्ष के बीच का जो विधायकों का आंकड़ा है वो काफी कम है। तो ऐसे में पूरी ताकत विपक्ष ने झोंक रखी है। अगर ये 2 सीट, और वैसे भी साकेत, लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं तो राजनीति गरमाएगी ही, और नीतीश के खिलाफ जिस तरह का उनका रहा है आक्रमण, जिस तरह के उनके तेवर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। चलिए, इन तमाम बड़ी खबरों पर हमने बातचीत की, देश भर से हमारे रिपोर्टर जुड़े जिन्होंने खबरों को बारीकी से समझाया। अब देख लेते हैं सेंसेक्स मीटर क्या कुछ कहता है, कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज सेंसेक्स मीटर हमें बता रहा है, समझा रहा है। पहली खबर है वानखेड़े पर वसूली के आरोप वाली जो खबर है वो पूरे दिन छाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में है, 5200 करोड़ का सौगात देने वाले हैं, 9 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन करने वाले, ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर जो बवाल, जो कलह मची है, वो भी हमने प्रमुखता से दिखाई और बताई। और जो नई रैंक है, नई रैंक देखिए बदल गई है। पीएम मोदी यूपी में है, वाराणसी में रहेंगे, सिद्धार्थनगर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ये बड़ी खबर है। वानखेड़े की खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा है, एनकाउंटर अभी भी चला, जैसे कि प्रदीप हमारे सहयोगी बता रहे थे। अनन्या पांडे से आज तीसरी मर्तबा एनसीबी पूछताछ कर सकती है। 5वीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जो गुटबाजी तेज हो गई है टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने डिस्कस की खबरों के सेंसेक्स में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं और ज्योत्सना तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।